हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th की जो आपकी ओलैप की क्लास है फिजिक्स की, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो है आपका नया जो एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है फ्रिक्शन। तो बच्चों, अब हम जो है इसकी थ्योरी और प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। बच्चों, अब हम चलेंगे अपने स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। यानी यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। To find the coefficient of friction between a block and horizontal surface। और क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है किसके बीच में? ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण के कॉन्सेप्ट। तो घर्षण के कॉन्सेप्ट को आप जो है मोशन में यानी गति में इसको आप डिस्कस करते हैं, इसको आप समझते हैं कि जब भी कोई दो बॉडी आपस में, तो आप जो है घर्षण के कॉन्सेप्ट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप ये जानते हैं कि घर्षण का कॉन्सेप्ट जो है आप मोशन में ऑब्जर्व करते हैं। और घर्षण में क्या होता है? जब भी कोई दो बॉडी, दो वस्तुएं आपस में जो है स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, इस तरीके से मूव करती हैं कि ये क्या है, एक दूसरे से जो है लग के जो है मूव कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में मूव करती है। तो जो इनकी दिशा होती है, ठीक है, दो बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, जब ये मूव करती है, किसी एक बॉडी दूसरी सतह पर मूव कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल जो है वो गति कर रही है फर्श पर, तो जिस दिशा में वो गति करती है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। तो घर्षण बल कब लगता है? जब भी दो वस्तुएं आपस में रिलेटिव मोशन में होती है यानी सापेक्षिक गति में होती है, ऐसे टाइम में ही आपका जो है घर्षण बल लगता है। When one body makes an attempt to slide over another body, an opposing force called the frictional force arise as a result to the applied force and act in the opposite direction। यानी जब भी एक वस्तु, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड होती है, ठीक है, दूसरी बॉडी पे क्या करती है? स्लाइड करती है, तो एक ऑपोजिंग बल लगता है, एक ऑपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि रिएक्शन के कारण लगता है। और किस डायरेक्शन में लगता है? जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट दिशा में, या जिस दिशा में आपकी बॉडी मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट दिशा में ये बल लगता है। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो है बल होते हैं, आपके अलग अलग प्रकार के घर्षण बल होते हैं, जैसे कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण बल की, और एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये बेसिकली वह फ्रिक्शन है जिसके कारण वस्तु रेस्ट की पोजीशन में होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी अलमारी है, लकड़ी की अलमारी है, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? उस पे धक्का लगाते हैं ताकि वो गति करे, लेकिन वह मूव नहीं होती है, अपनी जगह से को चेंज नहीं करती है, ठीक है, अपनी जगह को वो चेंज नहीं करती है, मूव नहीं करती है, वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बल लगाया, ठीक है, तो एक बल हमने जिस दिशा में बल लगाया उसके विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, और इस बल के कारण जो वस्तु है वो स्थिर है, वो नहीं मूव कर रही। इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है
जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस समय आप बल लगा रहे हैं, तो उन दोनों बॉडी के बीच में जो आपका बल लगता है वही आपका स्टैटिक घर्षण होता है। ठीक है, जो उनके बीच में घर्षण बल लग रहा है वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब हम इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू यानी अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि जो लकड़ी की अलमारी थी वो बहुत बड़ी थी, फर्श के ऊपर रखा था, हमने धक्का दिया, वो मूव नहीं करा। फिर आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को बुलाया, अपने दोस्त को बुलाया, और आपने अपने दोस्त को बोला कि आप मेरे साथ जो है इस अलमारी में धक्का लगाइए। दोनों ने एक साथ एक ही दिशा की तरफ धक्का लगाया। ठीक है, साथ में लगाया, तो क्या हुआ? कुछ देर बाद आपने ये देखा, आप दोनों ने जो और ताकत लगाई और कुछ देर बाद आपने देखा कि आपकी जो अलमारी है वो गतिमान हो गई, वो मूव करने लगी। तो क्या हुआ? आपने जो बल लगाया उस बल ने घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल को ओवरकम कर दिया, यानी उसको वो पार पा, जिस कारण अलमारी गतिमान हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिमिट वैल्यू थी, यानी फ्रिक्शन की भी एक लिमिटिंग वैल्यू थी, यानी इतने बल तक ही वो जो है जो आपके द्वारा जो आपके द्वारा फर्स्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जा रहा था, सॉरी, जो आपके द्वारा बल लगाया जा रहा था, जो आपके द्वारा बल लगाया जा रहा था उसको वो बैलेंस कर पाए। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो कुछ लिमिट तक ही आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा था उसे बैलेंस कर पा रही थी। एक लिमिट के बाद क्या हुआ? मूव करने लगी। तो ये जो लिमिट है, ठीक है, जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कम से कम इतना आपका घर्षण बल लगे, या इतना आपका जो है बल होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है मूव करने लगे, या घर्षण बल की वैल्यू इतनी होनी चाहिए ताकि वो रुकी रहे। ठीक है, यानी इतना जितना कम से कम जितना बल आप लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी बॉडी मूव कर रही है, वही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। Static friction is the type of friction that exists when two body touches each other at rest. यानी स्टैटिक घर्षण वह घर्षण है जो तब लगता है जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, और वो किसमें होती हैं? रेस्ट यानी विराम अवस्था में। It has a limiting value called limiting friction. इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, which is equals to the least force required to move the body from rest. और ये क्या होती है? ये बराबर होती है उस बल के जिस बल जो कि बल चाहिए होता है आपको बॉडी को मूव करने के लिए, यानी कम से कम वह बल जिससे वस्तु गतिमान हो सके, अपनी रेस्ट की पोजीशन से मूव कर पाए। When the external force F is increased, यानी जब जो बाह्य बल है उसे बढ़ाया जाता है, a stage come when the body is just at the verge of moving. जब वस्तु क्या करती है? मूव करना या गतिमान होना शुरू कर जाती है। At this stage the force of friction is at the maximum. और इस स्टेज में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल मैक्सिमम होता है, एंड इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे जो ये ग्राफ किया गया है इसके माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते। यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास वस्तु थी, इस पे हमने बल लगाया। ठीक है, बल लगाने के कारण क्या हुआ? जो है वस्तु पहले तो मूव नहीं कर रही थी, पर कुछ टाइम बाद वो मूव करने लगी। ठीक है, गतिमान। तो जब तक वो मूव नहीं कर रही, ठीक है, अब बल लगा रहे, मूव नहीं कर रही, वो आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से दर्शाया गया। क्या हो रहा है? एक्स अक्ष में आपके द्वारा जो बल लगाया गया है उसे दर्शाया गया है। ठीक है, वाई में फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी बल आपके द्वारा बढ़ाया जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। अब क्या हुआ? एक लिमिट आई। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ? आपकी जो बॉडी है वो मूव करने लगी। ठीक है, तो ये आपका क्या दर्शा रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन दर्शा रहा है, स्थैतिक घर्षण, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी मूविंग फ्रिक्शन होती है जो तब लगती है जब बॉडी मूव करती है। ठीक है,
तो आप इस ग्राफ को नोट करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है उसे भी नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। इट इज फाउंड experimentally that limiting frictional force Fs equals to mu s mg, यानी यहाँ देखा गया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे हम Fs से रिप्रेजेंट करते हैं और Fs बराबर होता है mg, mu s mg। mu s किसे दर्शा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है? एक प्रकार की डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यानी ये विमाहीन जो है नियतांक, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसका जो नेचर है ये किस पे डिपेंड करता है कि कैसी सतह है, यानी म्यू एस का जो वैल्यू है वो बेसिकली उसके आपकी कोई भी डायमेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन सतह कैसी है, खुरदुरी है, स्मूथ है, कैसी है, उससे आपका जो है उसके ऊपर जो है इसका जो नेचर है या इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड। व्हेन द अप्लाइड फोर्स F is increased further beyond the limiting friction force, the body begins to move. Then the force opposing the motion is called kinetic or sliding friction. यानी जब बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया और उसे और बढ़ाया गया तो क्या हुआ? बॉडी मूव करने लगी। और उसके ऑपोजिट में एक और बल लगाया गया, ठीक है, एक और बल लगा जो कि किसे कर रही थी? अपोज आपके मोशन को। इसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, गतिमान होती है, किसी सतह के साथ या किसी दूसरी वस्तु के साथ रिलेटिव मोशन में होती है और दोनों की सतह क्या कर रही है? आपस में टच कर रही है, तो एक बल लगता है, ठीक है, जो कि इनकी गति की दिशा के विपरीत लगता है, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज Fk equals to mu k r, where mu k is called the kinetic friction। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, Fk ये बराबर होता है mu k के, ठीक है, mu k और r इंटू r के, और यहाँ पे जो mu k होता है वो आपका कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो आपका जो mu k होता है वो mu s से छोटा होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अधिक होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। आप इसे नोट करेंगे। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की ओर। पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इसका जो मान है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि दो सतह जो है उनकी पॉलिश कैसी है, उनकी पॉलिश कैसी है, उनकी जो सतह है वो कैसी हो रही है पॉलिश के कारण, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी वस्तु को पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो खुरदुरापन है वो कम हो जाता है, वो चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जब आपका जो सतह है वो चिकनी होगी तो वो आसानी से मूव कर लेगी, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। The magnitude of limiting friction is independent of area and shape of surface in contact as long as normal reaction remains the same। क्या कहा गया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वह एरिया के ऊपर निर्भर नहीं करता, सतह की शेप कैसी है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, यह हमेशा एक सा रहता है। The magnitude of limiting friction F is directly proportional to normal reaction R between the two surfaces in contact। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन F की बात करें तो यह R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी क्या कहा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। F इक्वल्स टू म्यू आर, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो F बराबर म्यू आर आ जाएगा। म्यू क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर F अपॉन आर होता है, आपका फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विद नॉर्मल रिएक्शन x एक्सिस एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन F अलोंग y एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम
एक ग्राफ बनाएं जिसमें x अक्ष पर आपका नॉर्मल रिएक्शन हो, y अक्ष पर F यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको ये जान पाएंगे कि जो आपके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट है वो कैसे हैं। आप जान पाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, नॉर्मल फ्रिक्शन के बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में। आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी समझ पाएंगे, यानी म्यू के कॉन्सेप्ट को भी आप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकेंगे। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की ओर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसे किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी ये हम देख लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, पहले वुड ब्लॉक यानी आपको लकड़ी का ब्लॉक चाहिए होगा। 50 और 20 ग्राम का स्लॉटेड वेट आपको चाहिए होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पुली एट वन एंड, यानी आपको एक प्लेन चाहिए जिसमें फ्रिक्शनलेस पुली लगी हो। वेट बॉक्स आपको चाहिए, भार का जो बॉक्स होता है। स्प्रिंग बैलेंस आपको चाहिए होता है और एक धागा आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए, आपसे नोट कर। अब हम चलते हैं रियल लैब प्रोसीजर में। तो रियल लैब की प्रोसीजर को हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड प्लेस इट ऑन द टेबल फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पुली एट वन एंड। आपको क्या करना है, एक वुडन ब्लॉक लेना है, लकड़ी का ब्लॉक लेना है, उसका मास निकालना है स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से, और इसे आपको टेबल पे लगे हुए फ्रिक्शनलेस पुली के एक साइड पे आपको इसे जो है रख देना है। टाई वन एंड ऑफ अ थ्रेड विद द हुक ऑफ द वुडन ब्लॉक एंड पास इट ओवर द पुली। अब आपको क्या करना है, धागे का एक सिरा आपको ब्लॉक से बांधना है। ठीक है, और इसको आपको जो है जो आपका ब्लॉक का जो हुक होगा उससे बांधना है और इसे आपको पुली के ऊपर रख देना है। Tie the other free end of the thread to the weight hanger and let it hang vertically. फिर आपको क्या करना है, जो आपका एक सिरा तो आप उसमें बांध देंगे वुडन ब्लॉक में, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा जो सिरा है उसको आपको बांधना है वेट हैंगर में। ठीक है, और इसे लटकने देना है। इंक्रीज द मास, वेट बढ़ाना है, मास बढ़ाना है, जस्ट until the block starts sliding when tape the table। यानी आपको तब तक मास बढ़ाते रहना जब तक कि जो आपका ब्लॉक है वो थोड़ा हिले ना, स्लाइड ना। नोट द टोटल मास added to the weight hanger and multiply it with the acceleration due to gravity g to get the total weight and add it and record them in observation table. This gives the force of friction F। आपको क्या करना है, जितना आप उसमें मास डालते रहेंगे उसको आपको नोट करते जाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे करना है, और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में से रिकॉर्ड करना है। इससे आपको लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपको मिल जाए। द नॉर्मल रिएक्शन R इज गिवन बाय द मास M of the wooden block multiplied by acceleration due to gravity g। अब आपको जो नॉर्मल रिएक्शन R है उसको आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है, जो आपका R जो नॉर्मल रिएक्शन है मास का उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g से। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मासेस, अलग अलग मास से आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है ऑन द ब्लॉक एंड इन ईच केस इज कैलकुलेटेड एंड इट इज फाउंड टू बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस। हर एक केस में आपको इसे जो है करना है और आप ये देखेंगे कि हर केस में जो है ये आपका कांस्टेंट आएगा। प्लॉट अ ग्राफ टेकिंग नॉर्मल रिएक्शन एट x एंड लिमिटिंग रिएक्शन एट f, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट f along y। अब आपको प्लॉट करना है ग्राफ जिसमें x एक्सिस में आप r लेंगे, y में आप f लेंगे। द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। यहाँ पे आपको ग्राफ प्राप्त होगा, ग्राफ मिलेगा जिसमें एक सीधी लाइन होगी जो कि ऊपर की ओर जा रही हो। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ ग्राफ। आप क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आप मेजर कर सकते हैं ग्राफ के स्लोप के माध्यम से, यानी म्यू बराबर AB अपॉन OA। इस फॉर्मूले से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर में आप इसे किससे परफॉर्म करेंगे, यानी ऑनलाइन लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे।
पहला है सेलेक्ट द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक मटेरियल ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले आपको ब्लॉक मटेरियल से मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट द मटेरियल ऑफ द सरफेस टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द सरफेस मटेरियल ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर आपको क्या करना है, मटेरियल को सिलेक्ट करना है सरफेस मटेरियल से। यूज द ब्लॉक वेट यूज स्लाइडर, ब्लॉक वेट स्लाइडर का आपको यूज करना है ताकि आप वेट चेंज कर सकें। A thread is fixed at one end of the block and passes over a pulley. धागे का एक सिरा ब्लॉक से जोड़ना है और इसे पुली से पास करना है। Use the hanging weight slider to change the weight attached to the other end of the thread. आप हैंगिंग वेट जो है उसका यूज करेंगे ताकि आप वेट को आगे पीछे स्लाइड कर सकें। The block moves towards right according to the addition of masses attached to the other. फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप मास बढ़ाएंगे तो जो आपका ब्लॉक है वो आपका उसी की तरफ या उसी के अकॉर्डिंग आपका मूव करेगा। A graph is plotted automatically with normal reaction along x-axis and limiting friction along y-axis. आपको जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। The mass of the block and the attached weights are noted. जो आपका ब्लॉक का मास है और जो वेट अटैच है उसको आप नोट करेंगे। Now calculations are done as per the observation column and coefficient of friction of the block can be found. अब आप क्या करेंगे, जो है कैलकुलेशन करेंगे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपके ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग, और आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप अनेबल द शो रिजल्ट को आप अनेबल करेंगे। चेक बॉक्स टू व्यू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सिलेक्टेड ब्लॉक। अब आप क्या करेंगे, शो रिजल्ट में चेक करेंगे और अपना आंसर, आपका जो आंसर है वो आप चेक कर पाए। क्लिक ऑन रीसेट से को क्लिक करके आप रीडू कर पाए। अब से नोट करेंगे। अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन की ओर। तो ऑब्जर्वेशन में है वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक W। तो आप यहाँ पे वेट लिखेंगे वुडन ब्लॉक का। टेबल फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको टेबल यहाँ पे बनानी है। पहला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है वेट ऑन वुडन ब्लॉक, तीसरे में है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, टोटल वेट ऑन वेट हैंगर से आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू F/R से आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम ग्राफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। अब ग्राफ से जो है फ्रिक्शन का जो है कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, जो कि कैसे निकालेंगे आप, AB/O, ठीक है, AB/O जो है यहाँ पे इसका यूज करके आप निकालेंगे। ग्राफ बनेगा, वहां पे आपके पॉइंट्स बनेंगे AB और OA, ठीक है, तो तब आप इसको निकाल पाएंगे। रिजल्ट की हम बात करते हैं तो रिजल्ट में जो आपका पहला पॉइंट है वो है since F/R is a constant, the value of limiting friction is directly proportional to normal reaction. यानी जो F/R है वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी F जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बाय कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन गिवन सरफेस म्यू। कैलकुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं दो सतहों के बीच में। ग्राफ से भी हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करें। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एनिमेशन की ओर। तो यहाँ पे हम एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, किस तरीके से आप इसे परफॉर्म करेंगे। Friction. Aim: to study the relationship between force of limiting friction and normal reaction and to find the coefficient of friction between a block and a horizontal surface. Materials required: wooden block, thread, slotted weight hanger. Take a wooden block with a hook on one end and place it on the table. Take a piece of thread with a hook and tie the wooden block to it. Pass it over the pulley. Hang 100 grams weight hanger on the free end of the thread and keep it vertical. Add 5 more 100 grams slotted weight to the weight hanger. Note down the observations in the observation column.
coefficient of friction mu is equal to F divided by R, which is equal to 500 divided by 1000. That is equal to 0.5. Result, the coefficient of friction between wood and wood is equal to 0.5. तो बच्चों, आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है फ्रिक्शन, इसको स्टार्ट किया, जिसमें हमने इसकी थ्योरी और प्रोसीजर को डिस्कस किया। आई होप आपको थ्योरी और प्रोसीजर समझ में आया होगा। साथ ही साथ एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे रियल लैब की जो वीडियो है उसके माध्यम से आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है, थ्योरी प्रोसीजर आपको देखना है। ठीक है, वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।